गुड आफ्टरनून बच्चों। सीओ सिमरन केसु सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं भाई सभी लोग? सर्दी तो पड़ रही होगी भाई सभी की तरफ, ठंडी अपने चरम पे है। ठंडी खत्म होते होते आप एग्जाम आ जाएगा आपका। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिए। हम्म। हाँ भाई, अयोध्या वाल हाँ, अयोध्या में तो अलग ही माहौल होगा। तुम अपना माहौल बनाओ, ये तो चलता रहता है। ठीक है, तो चलो बच्चों लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वेव। जिससे कि डॉपलर तो हट गया है। डॉपलर फेवरेट टॉपिक था जेई मेंस का, हर साल डॉपलर आता ही था, बट डॉपलर हट गया है तो रेजोनेंस इंपॉर्टेंट है ना। डॉपलर हट गया है तो रेजोनेंस इंपॉर्टेंट है। रेजोनेटिंग ट्यूब मतलब वो इंपॉर्टेंट है, और बेसिक जो वेलोसिटी ऑफ मैकेनिकल वेव और साउंड वेव और इसके इक्वेशंस, इसके तीन टॉप पार्ट होंगे, है ना। तो तीनों पार्ट से कोई एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है, दो भी आ सकता है। ठीक है, चलिए। तो वेव में बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं कि वेव बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन ऑन प्रोपागेशन, है ना, डिपेंडिंग अपॉन। पहले तो ये देख लो, वेव दो टाइप की हैं। एक अपना मैकेनिकल वेव है और दूसरा अपना ईएम वेव है, जो हम पढ़ चुके हैं। तो जो मैकेनिकल वेव है ना, मैकेनिकल वेव जिसमें आपको पता है ना, नीड्स डायरेक्शन, डायरेक्शन फॉर प्रोपागेशन। प्रोपागेशन मतलब आगे बढ़ना, प्रोपागेट करना। फॉर प्रोपागेशन, नीड्स डायरेक्शन फॉर प्रोपागेशन, सॉरी, नीड्स मीडियम फॉर प्रोपागेशन। नीड्स मीडियम फॉर प्रोपागेशन मतलब इसको आगे बढ़ने के लिए बच्चों मीडियम की जरूरत होगी। ऐसे वेव को हम मैकेनिकल वेव कहेंगे। और जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं है, ये आप जान चुके हो, दैट इज आवर ईएम वेव, है ना। ईएम वेव डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपागेशन, है ना। तो इसके प्रोपागेशन के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। बिना मीडियम के प्रोपागेट करेगा। और कौन प्रोपागेट कराएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट होंगे, और उसके उन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव का प्रोपागेशन होता था, जो हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पे मैकेनिकल वेव में इट नीड्स मीडियम फॉर प्रोपागेशन। तो इसमें बच्चों, इसमें भी दो टाइप के हैं। ये मैकेनिकल वेव भी अपना दो टाइप का है। एक अपना है ट्रांसवर्स और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल। एक अपना है ट्रांसवर्स और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव दो हैं इसमें। ट्रांसवर्स वेव में क्या है? ये अपना यहां पर है ट्रांसवर्स, और दूसरा अपना है लॉन्गिट्यूडनल। तो मैकेनिकल वेव हमारी दो है, एक ट्रांसवर्स है और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, ट्रांसवर्स में क्या होता है कि मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपागेशन। इसमें क्या है खूबी कि इसमें जो है मीडियम पार्टिकल्स ऑसिलेट
परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपागेशन। मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपागेशन। और यहां पे क्या है, मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट along the direction of wave propagation, along the direction of wave propagation, along the direction of wave propagation। ठीक है, तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। दोनों मैकेनिकल वेव है क्योंकि दोनों में मीडियम पार्टिकल्स की जरूरत होती है, और मीडियम पार्टिकल के प्रोपागेशन के वजह से हमारा जो बेसिकली वेव क्या है, वेव क्या है, इट इज बेसिकली एनर्जी, है ना, कैरियर ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का बहाव, एनर्जी का किसी मीडियम में फ्लो होना। अब एनर्जी का मीडियम में फ्लो कैसे होगा, बाय द हेल्प ऑफ मीडियम पार्टिकल। मीडियम पार्टिकल अगर ऑसिलेट कर रहे होंगे परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन में, मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं और वेव जो है एनर्जी लेके जा रही है एक्स डायरेक्शन में, तो ऐसे वेव को आप बच्चों क्या बोलोगे, ट्रांसवर्स वेव। और जहां पे मीडियम पार्टिकल जिस डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहेंगे उसी डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो होगा, तो ऐसे वेव को आप क्या बोलोगे, लॉन्गिट्यूडनल। दिस इज द डिफरेंस। अब मीडियम पार्टिकल अपने जगह पे अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करते हैं। मीडियम पार्टिकल के ऑसिलेट करने से क्या होता है बच्चों की नेबरहुड पार्टिकल गेट डिस्टर्ब होता है, और मीडियम पार्टिकल अपना एक टाइम पीरियड कंप्लीट करता है तो आपको एक पल्स मिलता है, एक वेव पल्स मिलता है। मीडियम पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जाएंगे, एक्सट्रीम से मीन पे आएंगे, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएंगे और फिर मीन पे आएंगे, तो वन टाइम पीरियड होता है, ये आपको पता है। तो वन टाइम पीरियड में एक वेव पल्स का बन जाना, एक वेव पल्स बनेगा, एक वेव पल्स बनेगा, उसको हम वन टाइम पीरियड कहते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव पल्स इज आवर लैम्डा, वेवलेंथ कहते हैं। ये फंडामेंटल बातें मैंने लिखवा नहीं रहा हूं, ऐसे ही बता दे रहा हूं। वन टाइम पीरियड आपको पता है, और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव पल्स इज आवर वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव की कहानी है। आप चाहो तो इसका जो है वीडियो, थोड़ा एनिमेशन वीडियो भी देख सकते हो यूट्यूब पे, आपको थोड़ा फील आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे रुको देखते हैं। जैसे ये देखो आप, ये मीडियम पार्टिकल, ये जो चार बॉल को देखो, चार बॉल को आप देखो, ठीक है, ये पार्टिकल ऑसिलेट हो रहे हैं, ये स्लो मोशन में देखो, ये स्लो मोशन में मीडियम पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट होंगे और वेव प्रोपागेशन उसके परपेंडिकुलर होगा। डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इधर है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन इधर है। ये देखो, ये यहीं पर ऑसिलेट हो रहे हैं, ये यहीं पर, मतलब मीडियम पार्टिकल जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, वो वाई डायरेक्शन में ही एसएचएम कर रहे हैं, ठीक है ना, बट उसके वजह से दूसरे पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल देखो, लॉन्गिट्यूडनल में देखो क्या हो रहा है, डिस्टरबेंस मिल रहा है, उसी डायरेक्शन में डिस्टरबेंस भी हो रहा है, और पार्टिकल ये स्लो मोशन में देख लो, है ना, ये स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग के जितने टर्न्स हैं वो वहीं पे ऑसिलेट हो रहे हैं, और ये प्रोपागेशन आगे बढ़ रहा है, ये जो देख रहे हो प्रोपागेशन आगे बढ़ रहा है। तो जिस डायरेक्शन में मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट हो रहे हैं उसी डायरेक्शन में प्रोपागेशन हो रहा है। ऐसे बहुत मिल जाएंगे आपको, ठीक है, तो आप देख सकते हो।
थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल गया होगा इसमें। क्लियर है सभी को? तो थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा आप लोग कि हो क्या रहा है कि पार्टिकल ऑसिलेट हो रहे हैं। तो पार्टिकल या तो परपेंडिकुलर ऑसिलेट होंगे या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन। जैसे मान लो, अब मैं आपको एक अपना बेसिक एग्जांपल बताता हूं कि एक बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, आप पीछे खड़े हो, ठीक है, आप पीछे खड़े हो, आपने क्या किया, एक धक्का दे दिया। तो आपने जो डिस्टरबेंस दिया उससे वो धक्का आगे वाले पर्सन तक जाएगा। आप तो वहीं रह के अपना एक डिस्टरबेंस दे रहे हो, बट आपका जो डिस्टरबेंस है वो वाया और पर्सन आगे वाले पर्सन तक पहुंच जाता है। तो ये हो गया अपना एक लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात हो गई, है ना। इसी तरह से ट्रांसवर्स वेव में भी होगा कि पार्टिकल ऑसिलेट होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और एक पार्टिकल जब नीचे आएगा तो अपने नेबरहुड पार्टिकल को गेट डिस्टर्ब करेगा, और नेबरहुड पार्टिकल जब डिस्टर्ब होगा तो फिर वो ऊपर जाएगा, तो फिर वो नेक्स्ट नेबरहुड को करेगा, और इस तरीके से वन टाइम पीरियड में एक वेव पल्स असाइन हो जाएगा। क्लियर होगा सभी को? अब आते हैं इसके मैथमेटिकल की बात, इसके मैथमेटिकल पॉइंट पे आते हैं कि हम इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, वेव को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो देखो, ये तो हमने अभी क्लासिफिकेशन देखा। अब मैथमेटिकली कोई भी ट्रैवलिंग वेव हो तो उसकी जनरल इक्वेशन देखते हैं क्या होता है। जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव वो कैसी भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, ट्रांसवर्स भी हो सकती है। अभी हम जनरल बोल रहे हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव। अब यहां पे एक प्रॉब्लम क्या है बच्चों कि वेव में दो वेरिएबल नजर आएंगे। क्या क्या? कि जो पार्टिकल हैं वो अपने मीन पोजीशन पे या तो परपेंडिकुलर ऑसिलेट हो रहे होंगे या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेट हो रहे होंगे, ठीक है। तो टाइम का एक वेरिएशन चलेगा कि हर टाइम पे एक पर्टिकुलर पार्टिकल कहां पर होगा। अच्छा, उस पार्टिकल के ऐसे कई सारे पार्टिकल के कलेक्टिव मोशन से एक वेव पल्स बनी होगी। तो उस टाइम पे वेव पल्स कहां होगी, किस एक्स पे होगी। मान लो एक्स डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट हो रही है तो एक्स की क्या वैल्यू होगी। तो ये दो बातें हैं कि हमें कलेक्टिव इंफॉर्मेशन चाहिए एक सिंगल पार्टिकल का, और सभी पार्टिकल्स का जो एक के वजह से जो एक वेव पल्स डिजाइन हो रहा है ना, चाहे वो ट्रांसवर्स हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल, उसका भी इंफॉर्मेशन पता लगे। तो हमें दो वेरिएबल है एक्स एंड टी। तो हमारा जो ट्रैवलिंग वेव होगा, मुझे किसी भी तरीके से इसको या तो टी का फंक्शन बनाना होगा या फिर इसको एक्स का। जैसे देखो, मान लेते हैं कोई ट्रांसवर्स वेव पल्स है और वो ट्रांसवर्स वेव पल्स मैंने उसको यहां पे प्रोड्यूस किया, ठीक है। यहां पे मान लो मैंने इसको प्रोड्यूस किया एट टी इक्वल टू कोई वेव पल्स आपने ये प्रोड्यूस किया एट किसी टाइम टी इक्वल टू 0 पे। आपने टी इक्वल टू 0 पे ये वेव पल्स प्रोड्यूस किया, ठीक है। ये पूरा कलेक्टिव वेव पल्स एक प्रोड्यूस हुआ है टी इक्वल टू 0 पे। बच्चों, आइडेंटिकल वेव पल्स आपको ऐसा मान लीजिए टी टाइम में मिलता है, और साथ में ये प्रोपागेशन आगे भी बढ़ेगा, ये प्रोपागेशन आगे भी बढ़ेगा। तो प्रोपागेशन जब आगे बढ़ेगा, देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है कि कोई अगर मान लो नहीं कुछ कर पाता है, केवल फॉर्मूले भी याद रखता है, बहुत नहीं विजुलाइज कर पा रहा है, फॉर्मूले भी याद रखता है, तो क्वेश्चंस हो जाते हैं इस टॉपिक के। ये एक खासियत है। तो यहां पे मान लेते हैं कि टी इक्वल टू टी टाइम में ये एक्स प्रोपागेट हो गया, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन मान लीजिए इधर है, तो वेव पल्स प्रोपागेट होगी। और अचानक तो ये बनेगा नहीं, अचानक तो ये बनेगा नहीं। कई बार क्या होगा, मतलब मीडियम पार्टिकल, मान लो ये वेव पल्स है, तो पहले ये ऐसा रहा होगा, कोई वेव पल्स आपने ऐसे बनाया, ठीक है, यहां पे प्लकिंग करके। अब ये पार्टिकल्स नीचे आएंगे, तो जब ये नीचे आएंगे तो ये वाले पार्टिकल्स क्या होगा, ऊपर जाएंगे, गेट डिस्टर्ब होंगे। तो ये वेव पल्स फिर से कुछ किसी टाइम के बाद ऐसा ही शेप फिर से मिलेगा, है ना। और ऐसा कब होगा, जब वन टाइम पीरियड हो चुका होगा, और इन दोनों के बीच का जो दूरी होगा वो क्या होगा, लैम्डा होगा। क्लियर है? तो मैं अभी ये
साइनोसॉइडल वेव पल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी जनरल ट्रैवलिंग वेव की बात कर रहा हूं। तो जनरल ट्रैवलिंग वेव में मान लीजिए एक वेव पल्स मुझे, जब मैंने फोटो खींचा तो t इक्वल टू 0 पे ऐसा वेव पल्स दिखा, फिर किसी t इक्वल टू t टाइम में मुझे दिखा कि ये वेव पल्स यहां पर, ऐसे ही वेव पल्स मुझे ऐसी नजर आती है। फिर मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि ये ऐसा नहीं है कि ये पूरा ऐसे चल रहा है, ये सबको क्लियर है। मीडियम पार्टिकल नीचे जाएंगे, नेबरहुड पार्टिकल गेट डिस्टर्ब होंगे और फिर से आइडेंटिकल आपको एक प्रोपागेशन यहां पे मिलेगा। आपने एनिमेशन में भी देखा था कि जो 4 पार्टिकल दिखाए जा रहे थे वो अपने वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, बट उनका डिस्टर्बेंस आगे प्रोपागेट होता जा रहा है। तो यहां पे मैं अगर फंक्शन बनाऊं तो y, इसको अगर मैं y बोलता हूं तो y इक्वल टू, मैं इसको f ऑफ t का फंक्शन बनाना चाह रहा हूं और इसकी वेव प्रोपागेशन वेलोसिटी v है। ओरिजिन को मैं यहां से यहां शिफ्ट करूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं ओरिजिन को यहां से शिफ्ट करके लिखूं, मतलब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो रहा है राइट साइड में। तो आप मुझे बताओ कि ये टाइम अगर t इक्वल टू 0 पे वेव पल्स ये बना था, t इक्वल टू t पे आइडेंटिकल वेव पल्स ये मिला जिसमें कि ये डिस्टर्बेंस जो है कांस्टेंट v वेलोसिटी से प्रोपागेट हो रहा है, तो आप मुझे बताओगे कि जब आप यहां पे खड़ा रहोगे तो आप ये बोलोगे कि कितने टाइम पहले ये बना था, तो x बाई वी टाइम। तो अगर मैं ओरिजिन की शिफ्टिंग करूं, मैं इसको ओरिजिन मानता हूं, है ना, इसको अगर रेफरेंस मानूं, तो अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट मानूंगा तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी लिखूंगा। y इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी, मतलब जब मैं यहां खड़ा होऊंगा तो मुझे ये बोला जाएगा कि ये वेव पल्स यहां तो बनी नहीं है, कितने टाइम पहले बनी है, तो x दूरी और v प्रोपागेशन, v कांस्टेंट होता है, वो केवल मीडियम पे डिपेंड करता है। तो v प्रोपागेशन जो होगा वो ये वेव पल्स x बाई वी टाइम पहले बनी थी, तो हम यहां पे लिख सकते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी। तो बच्चों ये एक तो फॉर्म हुआ ट्रैवलिंग वेव का। दूसरा फॉर्म आप यहां से ये बता सकते हो, देखो y इक्वल टू एफ ऑफ वी टी माइनस एक्स, ठीक है, इसमें से मान लीजिए अपॉन में v, मान लीजिए -1 बाई वी मैं कॉमन ले लूं, है ना, तो एफ ऑफ -1 बाई वी कॉमन ले लूं तो x माइनस वी टी। अब इसको मैं एक कोई नया फंक्शन दूं तो ये मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू जी ऑफ x माइनस वी टी। तो हमें ट्रैवलिंग वेव लिखने के 2 तरीके हैं, या तो x के फॉर्म में या t के फॉर्म में, बट ये दोनों इक्वेशन आपको 2 अलग अलग चीजों को बयां कर रही है, ठीक है। y इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी आपको क्या बताना चाह रहा है, और y इक्वल टू जी ऑफ x माइनस वी टी क्या बताना चाह रहा है। तो बच्चों कोई भी वेव फंक्शन पहचानने का पहला क्वेश्चन होता है कि वेव फंक्शन, कौन से इक्वेशंस वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, ट्रैवलिंग वेव को कौन रिप्रेजेंट करती हैं, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए मैं एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दूंगा जो टाइम टेकिंग है। आप डायरेक्ट देखकर बता सकते हो कि कौन सी वेव फंक्शन, कौन सा फंक्शन वेव फंक्शन को बताएगा। उसके लिए 2 चीजें होनी चाहिए, या तो डोमेन में टाइम का डायमेंशन हो, t माइनस एक्स बाई वी का फॉर्म हो, या फिर बच्चों x माइनस वी टी मतलब डिस्टेंस का फॉर्म हो। अब इन दोनों में से कोई भी हो जाए तो हम ये बोलेंगे कि दीज आर इक्वेशन ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव। ये दोनों क्या है, इक्वेशन ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव, और किस डायरेक्शन में, इन एक पॉजिटिव x डायरेक्शन। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। पॉजिटिव x डायरेक्शन में ग्राफ शिफ्टिंग सबको पता है कि y इक्वल टू एफ ऑफ x, अगर कोई ग्राफ है तो y इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस ए का मतलब है कि ग्राफ को राइट साइड शिफ्ट कर रहे हो, और है ना, और अगर आप लिखते हो y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस ए मतलब ग्राफ को आप लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हो। ये आप लोगों ने ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन में मैथ्स में पढ़ा भी होगा कि ओरिजिन के लेफ्ट साइड जाएंगे तो y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस है, डोमेन में प्लस हो जाएगा और इधर डोमेन में अपना माइनस हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहां पे भी है। अब इसी में अगर इधर प्रोपागेशन होता तो आप बोल सकते हो कि यही इक्वेशन एफ ऑफ
टी प्लस एक्स बाई वी हो जाए या y इक्वल टू जी ऑफ x प्लस वी टी हो जाए, तो ये दोनों भी हमें क्या बताना चाह रहा है, ये भी ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है। और इन विच डायरेक्शन, इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव ही है ये भी, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अब बोलो सर आपने एक्स ही क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर एक्स है। अगर वाई होता और इसको देखकर आप क्या समझ पा रहे हैं कि अगर ये ट्रांसवर्स वेव है बच्चों, अगर ये ट्रांसवर्स वेव है तो इसमें जो है पार्टिकल का ऑसिलेशन है वाई डायरेक्शन में, और इसको देखकर आप बता सकते हैं कि जो प्रोपागेशन है वेव का वो एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो इन दोनों के लिए ट्रैवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और ये दोनों ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब मैं ये बताना चाह रहा था कि ये दोनों आपको क्या अलग अलग इंफॉर्मेशन देना चाह रही हैं या सेम इंफॉर्मेशन, तो उस पर बात करते हैं। तो देखो हमारे पास ये दो इक्वेशन मिला, एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी का, और एक मिला वाई ऑफ वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स माइनस वी टी का। अब इन दोनों में क्या इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, वी टी माइनस एक्स होगा, क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा हाँ ठीक है, हाँ आप यही रहने दीजिए, वी टी माइनस एक्स, वी को लेके एक नया फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, वी टी माइनस एक्स और इसको जी बना लेते हैं 1 बाई वी को हटाकर। ठीक है, यही रखिए, नहीं तो फेज, ठीक है आप यही रखिए, जी ऑफ वी टी आपको इसमें समझ में आ रहा है तो ये रख सकते हैं, उससे भी कोई परेशानी नहीं है, उससे भी कोई परेशानी नहीं है, बस वो थोड़ा सा फेज का अंतर होगा, वो आगे क्लियर करेंगे। तो चलिए वही रखते हैं, वी टी माइनस एक्स ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये जो आपको बता रहे हैं, मान लीजिए ये, तो ये दोनों आपको क्या बताना चाह रहे हैं वो देखते हैं। पार्टिकल जेड में भी कर सकता है बिल्कुल, अगर पार्टिकल जेड में करेगा तो यहां वाई के जगह पे क्या लिखा होगा, जेड, ये जेड इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी लिखा होगा, इसका मतलब पार्टिकल जेड में कर रहा है। तो यहां से देख के आप बता सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देखो बच्चों, इसको अगर देखो तो एट x इक्वल टू 0, आप अगर x को फिक्स करते हो, है ना, इफ एफ x को फिक्स करते हो, इफ x इज फिक्स, इसमें अगर आप x को फिक्स कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो अगर आप जो है x को फिक्स कर देते हो, मतलब आपने क्या किया, x को फिक्स कर लिया, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप ये बताओ कि मान लो कोई ट्रांसवर्स वेव है और आपने कोई x को फिक्स कर लिया, यहां पर आकर आपने x को फिक्स कर लिया, तो मतलब आप एक पर्टिकुलर पार्टिकल पे फोकस कर रहे हैं। अगर आपने x को फिक्स कर दिया तो आप एक पर्टिकुलर पार्टिकल को फोकस कर रहे हैं। मान लीजिए मैं x की फिक्स, है ना, लेट x इक्वल टू 0, तो यहां पे क्या आएगा, y आ जाएगा f ऑफ t। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं ओरिजिन वाले पार्टिकल पे फोकस कर रहा हूं। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं ओरिजिन वाले पार्टिकल को फॉलो कर रहा हूं, केवल एक पर्टिकुलर पार्टिकल यहां पर x इक्वल टू 0 पे जो ये पार्टिकल है बच्चों, ये x इक्वल टू 0 पे, इसको मैं फॉलो कर रहा हूं, और ये जो है अपने मीन पोजीशन से आएगा, फिर इधर जाएगा, है ना, और ये मीन पोजीशन है इसका, ये इसका एक्सट्रीम। तो मतलब मैं केवल एक पर्टिकुलर पार्टिकल का y इक्वल टू एफ ऑफ टी क्या बताएगा कि मैं पर्टिकुलर पार्टिकल का
क्या देख रहा हूं? प्रोपागेशन देख रहा हूं। कब? x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल का। इसी तरीके से मैं x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लूंगा तो मुझे उस पर्टिकुलर x पे एक पर्टिकुलर पार्टिकल मिलेगा और उसका मैं ऑसिलेशन फॉलो कर रहा हूंगा। केवल मुझे एक सिंगल पार्टिकल की इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। ठीक है बच्चों, अगर मैं x को फिक्स कर देता हूं और चाहे इसमें किसी में, इफ t इज फिक्स, है ना, तो y इक्वल टू एफ टी, तो ये क्या बताएगा? गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर पार्टिकल। है ना, और ये क्या बता रहा है? इफ टी इज फिक्स, तो टी को अगर बच्चों फिक्स करते हो तो आपको क्या मिलेगा? टी को अगर फिक्स कर दे रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? और एक्स, डिफरेंट डिफरेंट एक्स के लिए, मतलब अगर टी फिक्स है तो डिफरेंट डिफरेंट एक्स वाले पार्टिकल का डिफरेंट डिफरेंट एक्स इक्वल टू, मान लो जैसे मैं टी इक्वल टू 0 ही कर दूं, मान लो मैं इसको टी इक्वल टू 0 कर दूं, तो टी इक्वल टू 0 कर दूं इफ टी इज फिक्स, है ना, तो आप ये बोल सकते हो कि वाई जो है डिफरेंट डिफरेंट एक्स वाले पार्टिकल की वैल्यू डालेंगे तो मुझे उनका एम्पलीट्यूड मिलने लगेगा। मानते हो? तो इफ टी इज फिक्स, तो आप क्या बोल सकते हो कि मान लो एक वेव पल्स की इंफॉर्मेशन ये दे रहा है, शायद कुछ लोग गेस कर लिए होंगे कि अगर टाइम फिक्स हो गया बच्चों, मान लो ये वेव पल्स कुछ ऐसा बना है, तो अगर टाइम फिक्स हो गया तो मान लो मैं इसी टाइम पे x1 पे गया तो मुझे p1 मिला, इसी तरीके से मैं x2 पे गया तो मुझे p2 मिला, मतलब जस्ट ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे। मैं इसी तरीके से x3 पे गया तो मुझे यहां पर p3 मिला। बोलो, इसका मतलब कि मैं अगर डिफरेंट डिफरेंट t एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर t को मैं फिक्स करता हूं, t को अगर मैं फिक्स कर रहा हूं तो डिफरेंट उसी इंस्टेंट पे उस पर्टिकुलर t पे हर x पे हमारा ये मान लो y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये y3 हो गया, कि हर x वाल डिफरेंट x के जो पार्टिकल हैं वो अपने किस किस एम्पलीट्यूड पे होंगे ये हम मुझे पता चलेगा। फिर मैं इसको अगर मैं पूरा जोड़ दूं, ये तो मैंने दिखाया ऐसे बहुत क्लोजली, सभी का दिखा सकते हो, तो मुझे एक तरीके से क्या मिलेगा? शेप ऑफ वेव पल्स। इससे हमें क्या मिलेगा? इफ टी इज फिक्स वी कैन locate the position of different particle, है ना, that is it gives idea of wave pulse, it gives shape of wave pulse, तो हमें shape of wave pulse मिल जाएगा। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस, कि ये इसीलिए चाहे दोनों में से किसी में t और x क्यों एक साथ आया है। तो आप लोगों को अब ये आइडिया क्लियर हो गया होगा कि क्यों हमने इस ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन में x और t दोनों क्यों जो है इंट्रोड्यूस किया है। अगर t को फिक्स करेंगे x वेरी कराएंगे बच्चों, तो आपको जो है क्या मिलेगा कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल का लोकेशन जिसको आप जोड़कर उस समय बता सकते हैं कि ये डिस्टरबेंस जो का जो वेव पल्स होगा वो किस शेप का रहा होगा। इसका मतलब हुआ कि आपने उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेव पल्स चल रही थी आपने उसका फोटो खींच लिया, स्नैपशॉट ले लिया, तो उस पर्टिकुलर स्नैपशॉट जब ले रहे थे उस समय तो समय कांस्टेंट रहेगा, उस समय पे जब आप फोटो ले रहे थे तो उसका शेप क्या रहा होगा वो ये चीज बताएगा जब टी फिक्स होगा और एक्सचेंज होगा। जब अपना x फिक्स होगा और t चेंज होगा, मतलब हम एक सर्टेन इंडिविजुअल पार्टिकल की बात कर रहे होंगे, हम एक सर्टेन इंडिविजुअल पार्टिकल की बात कर रहे होंगे। तो दिस इज बेसिकली, चाहे इसमें बात करो चाहे इसमें, दोनों में, है ना, दोनों की बात हो रही है। दोनों में से अगर t और x को फिक्स करेंगे तो आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, अब मैथ्स की बात करते हैं कि सर इसमें जो इक्वेशन आपने बताया वो कैसे पहचानेंगे। आपका कोई भी फंक्शन हो सकता है, f एक्सपोनेंशियल हो सकता है बच्चों, है ना, f एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है ना,
कोई भी फंक्शन हो उसमें बस एक चीज देख लीजिएगा कि डोमेन में या तो टाइम का डायमेंशन हो t माइनस एक्स बाई वी हो या फिर x माइनस वी टी हो। तो डोमेन में ऊपर स्क्वायर हो सकता है, जैसे देखिए मैं कुछ इक्वेशंस लिखूं अगर, तो मान लो y इज इक्वल टू a e की पावर t माइनस एक्स बाई वी स्क्वायर, है ना, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर ई की पावर। तो इनको देखकर भी आप बता सकते हैं कि वेदर दे आर रिप्रेजेंटिंग ए ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन और नॉट। y इक्वल टू ए साइन टी माइनस एक्स बाई वी या y इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर टी माइनस एक्स बाई वी। ठीक है, तो अब इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको बस ये देख लेना है कि ये अंदर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर भले हो, तो ये ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नहीं करेगा क्योंकि ये लीनियर फंक्शन नहीं है, या तो t का डायमेंशन हो या x माइनस वी टी का हो, दोनों लीनियर, डोमेन में लीनियर डायमेंशन होने चाहिए, उनमें स्क्वायर का टर्म नहीं आना चाहिए। ये ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है और ये इसकी बारे में बताइए, ये भी अपना ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन बन जाएगा क्योंकि ये साइन स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर नहीं है। इसके ब्रैकेट के ऊपर भी स्क्वायर हो सकता है बट इसके अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे इसी में मैं आपको बोलूं कि ऐसा कुछ हो जाए, ए साइन एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना, तो दिस इज नॉट द ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन। ये ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन नहीं है, ये ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो दीज आर द ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन। तो आप देखकर भी बता सकते हो। बाकी एक और भी तरीका है जनरल इक्वेशन डेराइव करके, तो इसमें आप बता सकते हो कि कौन कौन से ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन को बता रहे हैं, कौन कौन से नहीं। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन होना चाहिए। अब मान लीजिए मैथमेटिकल एनालिसिस करें तो जनरल इक्वेशन ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव, ये अभी हमने देखा। अब इसको थोड़ा सा और देखें कि मान लीजिए हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ, मान लीजिए t माइनस एक्स बाई वी टी प्लस एक्स बाई बी, या y इक्वल टू जी ऑफ एक्स वी टी माइनस एक्स, ऐसे आप बोल सकते हो, या x माइनस वी टी, जो भी आप बोलना चाहे। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए मैं आपको बोलूं, इसको मैं यहां दो वेरिएबल है तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डेल वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल वाई बाई डेल टी कर रहा हूं। तो डेल वाई बाई डेल टी क्या है, वाई क्या है बच्चों, इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है। चाहे वो डिस्प्लेसमेंट अगर ट्रांसवर्स वेव होगा तो ऑब्वियसली एक्स के परपेंडिकुलर होगा, है ना, और अगर लॉन्गिट्यूडनल होगा तो यहां भी कुछ एक्स के लॉन्ग होगा। तो डेल वाई बाई डेल टी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश टी माइनस एक्स बाई वी। ठीक है, और इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वही रहेगा, डेल बाई डेल टी, यही होगा चेन रूल से। तो डेल वाई बाई डेल टी बच्चों आएगा एफ डैश टी माइनस एक्स बाई वी। इसी तरीके से अगर आप इसको फिर डिफरेंशिएट कर रहे हो डेल वाई बाई डेल एक्स में, पार्शियल, दो वेरिएबल है ना, एक टी और एक एक्स, तो एक बार मैं टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मार रहा हूं और एक बार एक्स के, तभी पार्शियल किया है। तो डेल वाई बाई डेल एक्स में फिर से क्या होगा, एफ डैश टी माइनस एक्स बाई वी, और यहां पे फिर आएगा माइनस वन बाई वी। बच्चों डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू आएगा माइनस वन बाई वी एफ डैश टी माइनस एक्स बाई वी, और एफ डैश टी माइनस एक्स बाई वी को आप क्या लिख सकते हैं, डेल वाई बाई डेल टी। तो आपको देखो यहां से एक बड़ा मेजर चीज मिलता है बच्चों,
वो ये मिलता है डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू -1/v डेल वाई बाई डेल टी, डेल वाई बाई डेल टी। तो डेल वाई बाई डेल टी ये है, आप ऐसे लिख सकते हो या फिर इसको इधर ले जाके लिख सकते हो, जैसा आप चाहो। आप इसको थोड़ा और ध्यान से देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद भी रखिएगा। ये आपको और क्या बताना चाह रहा है? ये आपको बताना चाह रहा है इट इज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। ये है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये आपका क्या है? वेव प्रोपागेशन वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से हमारी वेव आगे को बढ़ रही है और पार्टिकल जो ऑसिलेट होंगे, एसएचएम कर रहे होंगे, उनकी वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होगी, वो ये है। ये v जो आपको बता रहा है ये है वेव प्रोपागेशन वेलोसिटी। वेव प्रोपागेशन वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी है, और ये अपनी क्या है? पार्टिकल की वेलोसिटी है। तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है, और ये अपनी वेव की वेलोसिटी है। तो दोनों में डिफरेंस, ठीक है। ये वेव प्रोपागेशन वेलोसिटी है, ये पार्टिकल वेलोसिटी। ये क्या है बच्चों? डेल वाई डी वाई बाई डी एक्स क्या है? जो अपना वेव पल्स बना होगा वाई डायरेक्शन में, मान लीजिए ट्रांसवर्स वेव है, तो वाई डायरेक्शन में पार्टिकल का ऑसिलेट होना और एक्स में वेव का प्रोपागेट होना। तो हमारा जो वाई वर्सेज एक्स का ग्राफ मिलेगा वेव पल्स, तो आप इसमें बोल सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, डेल वाई बाई डेल एक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन द वेव पल्स। तो जो भी वेव पल्स जिस शेप का भी बना होगा उस पे कोई आपने टेंजेंट खींचा है। मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई वेव पल्स अपना ऐसा है, ऐसा कोई वेव पल्स जा रहा है, मान लीजिए कैसा भी हो सकता है, पूरा हो आधा हो, कैसा भी हो सकता है किसी टाइम पे, ठीक है। तो किसी टाइम पे कैसा भी वेव पल्स है, ठीक है, ऐसा है मान लीजिए। अब आपको इसमें एक इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि ये जो पार्टिकल P है, अगर आपको एक पार्टिकल P का डायरेक्शन दिया जाए कि ये पार्टिकल P है, और ये दिया जा रहा है कि ये पार्टिकल P ऊपर जा रहा है, दिस पार्टिकल P है ना, यहां पे कोई एक पार्टिकल है वो ऊपर जा रहा है, पार्टिकल के बारे में दिया है कि पार्टिकल P ऊपर जा रहा है। तो ये तुम देखकर बताओ कि ये पार्टिकल जो है अगर ऊपर जा रहा है, अरे लॉन्गिट्यूडनल की बात नहीं कर रहा हूं भाई, लॉन्गिट्यूडनल में तो एक ही डायरेक्शन में प्रोपागेशन होगा, वहां वेव पल्स वहां जो पल्स बनेगी वो तो कॉम्प्रेशन और रेरिफेक्शन जोन का बनेगा, ठीक है। वहां पे कॉम्प्रेशन और रेरिफेक्शन जोन होगा, उस पर अभी हम आएंगे, अभी मैं ट्रांसवर्स की बात कर रहा हूं। तो यहां पे अपने पास जो वेव प्रोपागेट वी पार्टिकल, तो वीपी जो है, वीपी वाई डायरेक्शन में है, दिस इज वीपी इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ये दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ वेव प्रोपागेशन की क्या डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन, ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। डायरेक्शन ऑफ फाइंड वी, डायरेक्शन ऑफ वी, नॉट वी, फाइंड डायरेक्शन ऑफ वी। तो इस वाले रिजल्ट से आप इजीली बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? इस पर्टिकुलर पार्टिकल का इंफॉर्मेशन है, मतलब हमें डेल वाई बाई डेल टी दिया है, तो डेल वाई बाई डेल टी इक्वल टू वीपी ये दिया है, ये पॉजिटिव है। इस समय बच्चों अगर आप यहां टेंजेंट खींचते हो तो ये वाई वर्सेस एक्स में डेल वाई बाई डेल एक्स को बयां कर रहा है। ये बेसिकली क्या है? डेल वाई बाई डेल एक्स, जो कि पॉजिटिव है ना। तो ये जो अपना v होगा, v के बारे में क्या समझ में आया बताओ? यहां से ये पता चला कि डेल वाई बाई डेल एक्स इस पर्टिकुलर पे पॉजिटिव है। तो यहां से देखो ये पॉजिटिव
और ये भी पॉजिटिव, तो v क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव, है ना। तो यहां से आप बता सकते हो, तो फ्रॉम इक्वेशन del y बाई del x इक्वल टू -1/v del y बाई del t, इसमें आप देख पा रहे हो कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो v हमारा जो होगा वो नेगेटिव होगा, v हमारा जो होगा वो नेगेटिव होगा, और वेव पल्स इज मूविंग इन लेफ्ट डायरेक्शन, तो वेव पल्स का जो प्रोपागेशन है ऐसा होगा। तो ठीक है, तो इसमें उल्टा भी हो सकता है, आपको वेव प्रोपागेशन का डायरेक्शन दिया हो और वीपी आपसे पूछ लिया जाए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट टू रिलेट द पार्टिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपागेशन, और जिस पार्टिकल का इंफॉर्मेशन है वहां पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो यहां से आपको ये चीज मिलेगी। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसी को और अगर हम कंटिन्यू करें, इसको और डिफरेंशिएट करें, तो आपको ट्रैवलिंग वेव की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए जनरल ट्रैवलिंग वेव, वो क्या हो जाएगी देखिए। तो जनरल इक्वेशन ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव में मान लीजिए यहीं से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको यहां तक आ गए थे, इसको एक बार अगेन डिफरेंशिएट करें। ठीक है, इसको अगर हम अगेन डिफरेंशिएट करें, इसको एक मिनट, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें, देखो अगेन डिफरेंशिएटिंग, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश टी माइनस एक्स बाई वी, यही मिलेगा। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, और इसमें भी इसको अगेन डिफरेंशिएट करें, इसको भी अगर हम अगेन डिफरेंशिएट करें, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको अगर हम और डिफरेंशिएट करें, ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये तो अपने पास वही होगा, -1/v कांस्टेंट है, ये हो जाएगा एफ डबल डैश टी माइनस एक्स बाई वी, और फिर करोगे तो -1/v बाहर निकल के आएगा, तो ये आएगा डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/v स्क्वायर एफ डबल डैश टी माइनस एक्स बाई वी। और बच्चों यहां से इसको आप अगर सेकंड ले लो, तो फर्स्ट और सेकंड से आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो, सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ए ट्रैवलिंग वेव। ठीक है, तो अब यहां पे नहीं भाई, वेव प्रोपागेशन वेलोसिटी में नेगेटिव साइन इंक्लूड है, क्या मतलब समझ रहे हैं, माइनस साइन तो आपको ये बता रहा है कि आप टी माइनस एक्स बाई वी लिए हो, वी आपको नेगेटिव पॉजिटिव बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा है। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड द जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव इज व्हाट, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप बोल सकते हो जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव क्या होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड the general equation of traveling wave is del square y by del x square
इज इक्वल टू 1/v² del स्क्वायर y बाई डेल टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच्चों आ जाएगा आपका जनरल इक्वेशन ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव, जनरल इक्वेशन ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव, सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है। तो आप सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की, अब मैंने आपको वही कह रहा था कि अगर कोई वेव फॉर्म दिया जाए तो आप इस फॉर्मूले से उसको चेक कर सकते हो कि वेदर दिस फंक्शन विल रिप्रेजेंट ए ट्रैवलिंग वेव और नॉट। जैसे अभी हमने बहुत सारे इक्वेशंस को देख के पहचान लिया था, अब इसमें आप दो चीजें कर सकते हो। एक बार इसको दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर निकाल सकते हो, और एक बार दो बार डिफरेंशिएट करके डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर और LHS इक्वल टू RHS में कंपेयर कर सकते हो। यहां एक बार LHS निकालो और एक बार ये RHS निकालो, दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। थोड़ा बहुत दिमाग अगर आप लगाओगे तो इससे जरूर समझ जाओगे कि सर क्यों आप बोल रहे थे कि डोमेन में लीनियर फंक्शन होना चाहिए। अगर डोमेन में लीनियर फंक्शन नहीं होगा तो फिर वो इक्वेशन को वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर 2x और कुछ कुछ आ जाएगा। बिल्कुल सेम एज SHM है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, SHM जैसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाली बात हो रही है। नहीं, उसमें नहीं, SHM आप नहीं बोल सकते, क्योंकि SHM में एक ही वेरिएबल रहता था। यहां पे हमारा SHM के साथ साथ कलेक्टिव पार्टिकल के SHM के साथ वेव प्रोपागेशन भी मिला हुआ है, तो SHM जैसा तो नहीं है। ठीक है, तो ये अपने पास जनरल इक्वेशन ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव आप इसको बोल सकते हैं। ये अभी मैंने सब जनरल बताया है, पढ़ना हमें साइनोसॉइडल है। ये है अपना जनरल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव। ठीक है, अब हमें पढ़ना जो है वो है साइनोसॉइडल, है ना। मतलब जो एफ हम लेते थे वो साइन या कॉस का फंक्शन होगा या उसका कॉम्पोजिशन होगा, तो वैसे फंक्शंस को हम पढ़ेंगे। मतलब अगर हम ट्रांसवर्स वेव की बात करें, है ना, तो साइनोसॉइडल अगर हम बात करते हैं कोई भी जनरल, तो साइन वेव इन ए स्ट्रिंग, इसकी बात करें, मतलब वही ट्रांसवर्स वेव की बात हो रही है। तो अब ये कैसे बनाओगे, मतलब जो आप किसी स्ट्रिंग में कोई आप वेव पल्स बना रहे हो, तो उसमें जो प्लकिंग कर रहे हो, मान लो ये है, ऐसे है और हाथ से आप प्लकिंग कर रहे हो इसको, तो ये पहले इधर जाएगा, तो ये यहां पर आ गया। ठीक है, अपने मीन पोजीशन से, फिर मीन से एक्सट्रीम पे गया, फिर एक्सट्रीम से क्या होगा, मीन पे आएगा, और फिर मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा, और नेगेटिव एक्सट्रीम से, मतलब जो प्लकिंग होगी वो पीरियोडिक होगी। अब जो एक सिरा आपने बांध दिया है, दूसरा सिरा जो है आप इस तरीके से प्लग कर रहे हो, तो जब आप प्लकिंग करोगे तो पीरियोडिक प्लकिंग करोगे, मतलब इस हाथ को यहां से T/4, फिर T/2, फिर 3T/4 और फिर T, तो इसमें एक वेव पल्स बन जाएगा। जब ये पूरी एक आप प्लकिंग जो है 1 टाइम पीरियड में करोगे तो एक वेव पल्स आपका ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और ये पार्टिकल यहीं पे रहेंगे, नेबरहुड पार्टिकल भी यहीं पर रहेंगे, फिर से ये नीचे आएंगे और ये वाले फिर से ऊपर जाएंगे, और फिर ये प्रोपागेशन आपको कुछ टाइम पे ऐसा दिखने लगेगा। तो आपको दिखेगा कि ये डिस्टरबेंस प्रोपागेट हो रहा है, पार्टिकल अपने ही पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहे हैं। तो इसमें अब ये पीरियोडिक अगर हो जाए तो ये साइनोसॉइडल है। तो अभी आपने जो जनरल इक्वेशन फंक्शन का पढ़ा था उसमें साइन लगा दीजिए और कुछ करना नहीं है। मतलब इसमें आप ऐसे बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू ए साइन, f के जगह पे साइन t माइनस एक्स बाई वी था। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये जनरल फंक्शन है किसी साइनोसॉइडल वेव का।
y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और लिख देता हूं y इज इक्वल टू ए साइन, दोनों ट्रू है, के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये दोनों ट्रैवलिंग वेव की फंक्शन है। मतलब कोई भी साइनोसॉइडल वेव पल्स है ट्रांसवर्स इन ए स्ट्रिंग, तो उसकी इक्वेशन ऐसे लिखी जा सकती है, f के जगह पे आपने साइन लिख दिया और t माइनस एक्स बाई वी, कैसे आया जरा देखिएगा। वेव पल्स जो होगा ओमेगा इक्वल टू के बाई वी, सॉरी के जो वेव नंबर है ये है अपना ओमेगा बाई वी, जिसको आप बोलते हैं वेव नंबर। ठीक है, तो वहां पे जो आपने अभी लिखा था y इक्वल टू एफ ऑफ t माइनस एक्स बाई वी में आपने v इक्वल टू ओमेगा, है ना, ओमेगा बाई के कर दिया है और f को यहां पे साइन कर दिया है और v को आपने क्या कर दिया है, ओमेगा बाई के कर दिया है। तो यही चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो साइनोसॉइडल वेव फंक्शन जो होगा किसी ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन, साइनोसॉइडल ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग की इक्वेशन ये होगी। और k के बारे में सभी बच्चों को पता ही है, 2 पाई बाय लैम्डा, है ना, k अपना 2 पाई बाय लैम्डा होता है। तो ये है इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव, किस डायरेक्शन में, ट्रैवलिंग इन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव पल्स, और ये है ट्रैवलिंग इन विच डायरेक्शन, ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, आप यहां पे प्लस करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी वैसे ही है, ट्रैवलिंग इन, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है। ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब इसके और भी फॉर्म यहीं से बनाए जा सकते हैं बच्चों, आप इसके और भी फॉर्म यहीं से बना सकते हो। तो वेव, इस इक्वेशन पे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके जेईई मेंस में। अब एक इक्वेशन और क्या बन सकता है, देखो y इज इक्वल टू ए, मैं क्या कर रहा हूं यहां से ओमेगा कॉमन ले रहा हूं, या साइन ओमेगा को लिख सकता हूं 2 पाई बाई टी इंटू टी, माइनस के को लिख सकता हूं ओमेगा बाई वी या 2 पाई बाई लैम्डा, है ना। तो यहां से मैं y इक्वल टू ए साइन 2 पाई कॉमन ले लूं तो t बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्डा, ये भी एक फॉर्म बन सकता है। प्लस हो जाएगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा। तो दिस इज अनदर फॉर्म। एक फॉर्म और भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, एक फॉर्म हम लोग और भी ले सकते हैं भाई, दोनों नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, दोनों पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, आप क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, इसमें अंतर क्या है वो सुन लीजिए। चलिए ये भी बता दे रहा हूं, इन दोनों में अंतर है, ओनली दैट डिफरेंस इज ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई। कैसे, y इक्वल टू ए साइन, आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको आप लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। तो आपको क्या दिख रहा है इन दोनों में, ये चीज बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो इक्वेशन है दोनों आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही है, बस देयर इज ए डिफरेंस ऑफ फेज चेंज ऑफ पाई। तो यहां पे फाई, डेल्टा फाई इक्वल टू पाई बिटवीन दिस एंड दिस। तो फर्स्ट और 1 और 2 बिटवीन इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख रहे हैं या के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख रहे हैं, वो दोनों ट्रैवलिंग इन, यहां अगर बीच में माइनस है तो ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ही है। अगर एक्स है तो एक्स में, अगर वाई है, यहां जेड होता यहां वाई होता, तो मतलब पार्टिकल जेड में ऑसिलेट कर रहे हैं और वेव प्रोपागेशन पॉजिटिव वाई में हो रहा है। तो यहां पर आप देख लीजिएगा ध्यान से कि ये माइनस लिखा हुआ है कि प्लस लिखा हुआ है, और यहां एक्स लिखा है, वाई लिखा है कि जेड लिखा है। तो जो वेरिएबल होगा उसी डायरेक्शन में होगा।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इसमें करो तो ये आपको फेज मिलेगा। इसका और मतलब समझो, इसका और मतलब ये बच्चों की अगर आप x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल को चूज करते हो तो x इक्वल टू 0 पे अगर आप आते हो तो आपको क्या दिखाएगा कि यहां पे इस इक्वेशन में अगर आप x इक्वल टू 0 लेते पुट करते हो तो आपको मिलेगा y इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। इसका मतलब पार्टिकल जो SHM कर रहा है वो नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से SHM कर रहा है, मानते हो? वो अपना नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से SHM कर रहा है। और यहां पर अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करते हो तो a साइन ओमेगा टी आता है। तो a साइन ओमेगा टी आपको बता रहा है कि वो नेगेटिव यहां पे, तो शायद समझ गए होंगे कि देयर इज ए फेज चेंज ऑफ पाई ओनली। तो आप x इक्वल टू 0 पुट करके देख सकते हो, आपको SHM की इक्वेशन क्या मिलेगी, a साइन ओमेगा टी माइनस के साथ माइनस ए साइन ओमेगा टी, और ये मिलेगा a साइन ओमेगा टी अगर x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल को देख रहे हो तो। ठीक है, तो यहीं से समझ में आता है कि इन दोनों में डिफरेंस केवल क्या है, एक फेज चेंज का है, पाई का फेज चेंज का एक डिफरेंस है। तो एक फॉर्म तो ये हो जाता है। एक फॉर्म और भी आप ले सकते हैं, वो ये हो सकता है, देखिए इसी में मैं क्या करूं, y इज इक्वल टू ओमेगा कॉमन ले लूं, a साइन ओमेगा कॉमन ले लूं तो ये मिलेगा t माइनस ओमेगा कॉमन ले लोगे तो k बाई ओमेगा मिलेगा, और k बाई ओमेगा 1 बाई वी होगा, k बाई ओमेगा है ना इंटू एक्स। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी, तो ये भी एक फॉर्म है। तो मतलब बेसिक फॉर्म वही है, उसी से आप कई सारे फॉर्म बना सकते हो। तो ये सारे जो है आपके डिफरेंट फॉर्म्स हो गए ट्रैवलिंग वेव के, है ना, ट्रैवलिंग वेव के डिफरेंट सारे फॉर्म्स हो गए किसी भी स्ट्रिंग पे। अब अगर बात करें कि जो अपना लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव बेसिकली आप दो तरीके से लिख सकते हो, एक प्रेशर वेव के फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वेव, और इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अभी आपने देखा कि जो पार्टिकल है, कोई भी अगर मान लो आपको थोड़ा सा, मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है, तो ये सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है और इसमें बहुत सारे गैसेस हैं, मतलब सॉरी एक कोई गैस है ऐसे ही अभी रखा हुआ है। ठीक है, और पिस्टन को आपने अभी क्या किया है, ऐसे ही इस रेस्ट पे रखा है। आपने पिस्टन को क्या किया, थोड़ा सा कॉम्प्रेस कर दिया। जब कॉम्प्रेस करोगे, जब इसको कॉम्प्रेस कर दोगे तो क्या होगा बताओ, इसको अगर आप कॉम्प्रेस कर दोगे मतलब अब ये कुछ हल्का सा, मान लो यहां पर आ जाए तो एक जोन क्रिएट होगा, इस वाले जो है ना, एक आपको कॉम्प्रेशन जोन क्रिएट होगा यहां पर, मानते हो कि नहीं। अब पिस्टन अपना यहां पर आ गया है
तो यहां वाले कुछ ज्यादा, पिस्टन के पास वाले गैस मॉलिक्यूल कुछ ज्यादा ही कॉम्प्रेस हो जाएंगे। ये तो ऐसे ही रहेंगे, थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि एक कॉम्प्रेशन जोन क्रिएट होगा बच्चों, यहां पे एक कॉम्प्रेशन जोन क्रिएट होगा, और ये जो कॉम्प्रेशन जोन क्रिएट होगा मतलब पार्टिकल्स जो है जो पिस्टन के पास होंगे वो ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। पहले ये पार्टिकल इधर थे, ठीक है, अब आपने इसको कॉम्प्रेस कर दिया तो आपने एक एक्सेस प्रेशर दिया है। आपने क्या किया, ये अभी नॉर्मल प्रेशर यहां पे पी था, है ना, कुछ पी नॉट था मान लीजिए, और यहां पे प्रेशर हो गया मान लीजिए पी नॉट प्लस पी। मैं उस पी यहां पर एक्सेस प्रेशर है, डेल्टा पी नहीं ले रहा हूं, पी ले रहा हूं, पी इज योर एक्सेस प्रेशर, ठीक है। तो इस एक्सेस प्रेशर जो आपने क्रिएट किया, भाई अगर ये बताओ, तुम लोगों ने पूछा नहीं, किसी बच्चे ने नहीं पूछा कि सर अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा था, ट्रांसवर्स वेव में भी आपने बताया कि वेव इन ए स्ट्रिंग में पार्टिकल जो है ऊपर नीचे हो रहा था, एसएचएम कर रहा था, तो किसी बच्चे ने ये नहीं पूछा कि सर उसको एसएचएम कौन करा रहा था। जैसे वेव इन ए स्ट्रिंग की बात करें, एसएचएम करा रहा था पार्टिकल वाई डायरेक्शन में, तो किसी बच्चे ने नहीं पूछा कि सर उसको एसएचएम कौन करा रहा है। आप लोग को मैं अब पूछ रहा हूं कि वेव इन स्ट्रिंग में आपने प्लकिंग किया, तो प्लकिंग की वजह से पार्टिकल ऊपर नीचे होने लगे, और किसने एसएचएम कराया है। अब मैं पूछ रहा हूं आप लोग से, आप लोग जवाब दीजिए कि वेव इन स्ट्रिंग में किसने उसको पार्टिकल्स को एसएचएम कराया। कोई रिस्टोर कराएगा ना, आपने उसको गेट डिस्टर्ब किया प्लग करके, वो ऊपर गया, तो उसको नीचे लाने वाला कोई होना चाहिए। हम करा रहे हैं नहीं नहीं, हम नहीं करा रहे, हम तो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करके छोड़ दे रहे हैं हम नहीं करा रहे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सभी बच्चों का सेम आंसर आ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स गलत है। देखिए कौन करा रहा है। वेव इन स्ट्रिंग की अगर आप बात करें, कहीं हमने वेव पल्स बनाया था यहां पे, यहीं समझा देता हूं। जैसे इसकी बात करो तो ये पार्टिकल है, यहीं पे मैं समझा दे रहा हूं। देखो यहां पे आपने प्लकिंग करी है, तो यहां पे टेंशन भी क्रिएट हुआ है, मानते हो कि नहीं। यहां पे टेंशन भी क्रिएट हुआ है, मैं यहीं समझा दे रहा हूं। यहां पे बच्चों जो टेंशन हुआ है, यहां पे टी लगेगा, रस्सी टॉट हो गई है ना, रस्सी अपनी नॉर्मल पोजीशन से ऊपर उठी है, तो रस्सी टॉट हो चुकी है, तो यहां पर एक टेंशन भी लग रहा है। तो बच्चों इस टेंशन के दो कंपोनेंट हैं, एक अपना टी एक्स है और दूसरा अपना टी वाई है। तो शायद सब लोग समझ रहे होंगे कि इस पार्टिकल का मीन पोजीशन ये था, ये होगा मीन पोजीशन ऑफ पी। तो यहां पे ये टी एक्स होगा और ये टी वाई है तो टी वाई प्रोवाइडिंग द रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये पार्टिकल नीचे आ रहा है, समझ गए। तो हर एक पार्टिकल के साथ यही कहानी हो रही होगी कि यहां पर टी वाई जो है प्रोवाइडिंग द रिस्टोरिंग फोर्स, टेंशन का एक कंपोनेंट जो है जो वाई डायरेक्शन में होगा वो इसको रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस कर रहा होगा। ठीक उसी तरीके से बच्चों यहां पर आ जाओ, एक्सेस फोर्स जो है इस पी के वजह से, यहां तो पी नॉट ए लग रहा होगा और यहां पे आपका जो पिस्टन इक्विलिब्रियम में है तो पी नॉट ए और एटमॉस्फेरिक बराबर होगा। यहां पे इनको जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करेगा अपने मीन पोजीशन से, इनको फिर से, है ना, फिर से अपने मीन पोजीशन, ये अपने मीन पोजीशन इनका कहीं और था, वो मीन पोजीशन आपका ठीक है। तो यहां से ये फिर से क्या होंगे, इस तरीके से रेरिफैक्ट होंगे, ये फिर अब इधर जाएंगे और इनको कौन ले जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स कौन देगा, पी नॉट ए, एक्सेस प्रेशर पी इंटू ए, ये अपना जो होगा रिस्टोरिंग फोर्स होगा। तो ये सारे पार्टिकल फिर से अपने मीन पोजीशन पे जाएंगे और जब ये अपने मीन पोजीशन पे जाएंगे
मतलब ये होगा कि पिस्टन फिर से रीस्टोरिंग फोर्स के वजह से ये पिस्टन ये थोड़ा रेरिफैक्ट होगा जोन, है ना, ये जोन जो है फिर से रेरिफैक्ट हो जाएगा। और फिर इधर कॉम्प्रेशन आ जाएगा। ये रीस्टोरिंग फोर्स के वजह से ये फिर से रेरिफैक्ट हो जाएंगे, मतलब दूर हो जाएंगे, और कॉम्प्रेशन जोन यहां क्रिएट हो जाएगा। शायद थोड़ा आपको फीलिंग आ रही होगी जो हमने स्प्रिंग में देखा था, जो अभी एनिमेशन में है ना। तो अब कॉम्प्रेशन जोन जो है वो यहां आ चुका होगा, ये अपने रीस्टोरिंग फोर्स होगा, तो ये फिर से अपने मीन पे आएंगे, मीन से फिर एक्सट्रीम पे जाएंगे, मीन से अपने एक्सट्रीम पे जाएंगे, ठीक है। तो मीन पे फिर से अपने एक्सट्रीम पे जाएंगे, और आपको ये दिखेगा कि कॉम्प्रेशन जोन जो यहां पर था और इसका जो प्रोपागेशन स्पीड है उसको हम v बोलेंगे, तो इसी स्पीड से ये यहां पर होगा, ठीक है। ये कॉम्प्रेशन जोन अपना आगे बढ़ रहा होगा, तो ड्यू टू एक्सेस प्रेशर ऐसा हो रहा है ना। ये आपने पुश किया, फिर अपने पार्टिकल्स जो है गैस पार्टिकल फिर से मीन पे आएंगे, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम जाएंगे, तो ये हम बोलेंगे ये रेरिफैक्शन जोन है, ये रेरिफैक्शन जोन है। इस जोन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम होगा, वो अपने अपने एक्सट्रीम पे होंगे। इसमें क्या खूबी है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, मतलब एक्सट्रीम पे होंगे। और प्रेशर क्या होगा, फिर प्रेशर कम होगा, और प्रेशर मिनिमम। प्रेशर मतलब यहां पे अंडरस्टूड है एक्सेस प्रेशर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव को लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल भी ऐसे ही ऑसिलेट होंगे भाई, ऐसे ही ऑसिलेट होंगे, ये इधर ही ऑसिलेट होंगे along the direction of wave propagation, ठीक है। तो पार्टिकल का ऑसिलेशन भी इधर होगा और डिस्टरबेंस भी इसी डायरेक्शन में प्रोपागेट होगा वाया कॉम्प्रेशन और रेरिफेक्शन जोन। तो इन लॉन्गिट्यूडनल वेव डिस्टरबेंस प्रोपागेट in the medium in the form of compression and rarefaction zone, compression and rarefaction zone, ठीक है। और जिस स्पीड से ये कॉम्प्रेशन और रेरिफेक्शन जोन आगे बढ़ रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, वेव प्रोपागेशन, ठीक है। अच्छा, तो ये भी पता है कि अब हम इसको दो रास्ते हैं, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं वेव को, लॉन्गिट्यूडनल वेव को, अब प्रेशर के फॉर्म में, एक्सेस प्रेशर। तो S इक्वल टू S नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, S इज इक्वल टू S नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये S क्या है बच्चों, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल, है ना। ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और किस डायरेक्शन में होगा, एक्स में ही होगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसको आप एम्पलीट्यूड बोलेंगे, मीडियम पार्टिकल, ठीक है। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो आप या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल के फॉर्म में,
या फिर आप इसको लिख सकते हो एक्सेस प्रेशर के फॉर्म में। एक्सेस प्रेशर के फॉर्म में लिखा जाएगा P इज इक्वल टू पी नॉट और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू। आप बोलोगे सर पाई बाई टू क्यों किया आपने? मैंने अभी अभी कहा कि जहां पे रेरिफेक्शन जोन होगा वहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा और प्रेशर मिनिमम होगा। मतलब प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव दोनों में पाई बाई टू का फेज डिफरेंस होगा। तो आप इसको बोल सकते हैं P इज इक्वल टू पी नॉट साइन ओमेगा टी नॉट साइन कॉस। तो अगर डिस्प्लेसमेंट अगर साइन में है तो प्रेशर, ऑब्वियसली बार बार मैं बोल रहा हूं, प्रेशर कौन सा ऑसिलेट करेगा? एक्सेस प्रेशर। दिस इज योर एक्सेस प्रेशर, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर ऑसिलेट कर रहा है, मतलब एक्सेस प्रेशर मिनिमम होगा फिर मैक्सिमम होगा। तो एक्सेस प्रेशर का ऑसिलेशन होगा, प्रेशर का ऑसिलेशन नहीं होगा। तो जब भी हम यहां पे प्रेशर के फॉर्म में लॉन्गिट्यूडनल वेव लिखते हैं तो उसमें जो P है दैट इज टोटली एक्सेस प्रेशर, जो हमने अभी इसको दबा दिया और उससे एक्सेस प्रेशर जनरेट हुआ वो है। तो P नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आप लिख सकते हो। तो दिस टू इक्वेशंस इज फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव इन टर्म्स ऑफ सेम है ना, बाकी सब सेम है, बस यहां S और P आ चुका है। और यहां पर आपको फिर ध्यान दिला दें कि दिस इज योर एक्सेस प्रेशर एंड दिस इज योर एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो दोनों में कितने का फेज चेंज है? फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई टू। तो कभी भी अगर आप एक्सेस प्रेशर के फॉर्म में लिख रहे हैं प्रेशर वेव, या फिर जनरली हम लोग प्रेशर के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। प्रेशर वाले में फेज डिफरेंस कैसे आया आप यहां पे नहीं सुने शायद। मैंने कहा कि कॉम्प्रेशन और रेरिफेक्शन होगा, तो जहां पे रेरिफेक्शन होगा वहां पे पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होंगे, मीडियम पार्टिकल, मतलब उनका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। लेकिन जब रेरिफेक्शन होगा तो प्रेशर यहां पे एक्सेस प्रेशर मिनिमम होगा, इसीलिए पाई बाई टू का फेज चेंज आया, इसीलिए पाई बाई टू का फेज चेंज आया। तो इस तरीके से आप एक्सेस प्रेशर की भी बात कर सकते हैं। आपको जो रटना है उसमें पी नॉट के बारे में मैं डेरिवेशन करके आपका सर भारी नहीं करना चाहता, इस टॉपिक में कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इस टॉपिक में मैं आपको बहुत प्रिसाइज दे रहा हूं, जितना अपने मतलब की बात है, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बस, ठीक है। इसके डेरिवेशन से कोई कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं होना है, तो इसीलिए उस पे मैं नहीं जा रहा हूं। पी नॉट की जो बात करें वो होता है, बस ये ध्यान रखिएगा, बीके एस नॉट। There is a relation between pressure amplitude and displacement amplitude. It is BKS naught. B है bulk modulus, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये भी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। BKS नॉट, जिसमें B जो है बल्क मॉडुलस है, बाकी सब तो आप जानते हैं। और ये अपना डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है, ये प्रेशर एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड है। तो पी नॉट जो है एस नॉट के साथ रिलेशन रखता है बी के एस नॉट, वेयर के इज योर वेव नंबर ओमेगा बाई वी। तो बी के एस नॉट, तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रेशर एम्पलीट्यूड इज रिलेटेड विथ डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड बी के एस नॉट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों वेव। हमने अभी पार्टिकल की वेलोसिटीज को हम डिफरेंशिएट मारेंगे, टाइम के साथ डिफरेंशिएट मारेंगे तो मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी मिलेगी, है ना, चाहे लॉन्गिट्यूडनल वेव करने वाले पार्टिकल की या चाहे ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो अब प्रिपरेशन रिलेटेड, हाँ भाई लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं जो गाइड करना चाहो हो पाएगा मैं कर दूंगा, प्रिपरेशन से रिलेटेड आपका जो डाउट है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो अपना वेव प्रोपागेशन है, वेव प्रोपागेशन velocity in transverse wave, इसमें भी मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट दे रहा हूं और एप्लीकेशन बता रहा हूं।
डेरिवेशन, वही डेरिवेशन मैं बताऊंगा, हालांकि कोई जरूरत नहीं है, जहां आपको कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। वेव प्रोपागेशन वेलोसिटी इन ट्रांसवर्स वेव वो होता है v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू, v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू। तो ट्रांसवर्स वेव में आपने देखा कि कोई पार्टिकल है, अगर वो पार्टिकल y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी से जा रहा है, वेव प्रोपागेट कर रहा है, जिसमें y ये बताता है कि पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहा है, उसको टाइम के साथ हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पार्टिकल वेलोसिटी मिलेगी। और ओमेगा जो k है अपना, k इक्वल टू ओमेगा बाई वी, तो वो जो v है वेव प्रोपागेशन डिस्टर्बेंस मीडियम में कैसे आगे बढ़ रहा है वो डिपेंड करता है t बाई म्यू पे। ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहा हूं। ट्रांसवर्स वेव का मतलब वेव पल्स इन ए स्ट्रिंग। अब ये दो चीज आपको क्या बताती है, इसमें जो t है ये बता रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग, और म्यू आपको बता रहा है लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लीनियर मास डेंसिटी बता रहा है, मतलब म्यू इज योर m बाई एल, लीनियर मास डेंसिटी म्यू इज योर m बाई एल। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, फिजिकली बच्चों ये क्या बताना चाहते हैं, टेंशन रिप्रेजेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी, और म्यू रिप्रेजेंट इनर्शियल प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका क्या मतलब है, इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि एक मोटी रस्सी हो और एक पतली रस्सी हो, तो मोटी रस्सी और पतली रस्सी में किसमें आपको वेव पल्स बनाना आसान होगा, ऑब्वियसली पतली वाली में। मोटी रस्सी में आप कोई रोप पे ऐसे वेव पल्स बनाएंगे तो वो वेव पल्स बनाना बहुत मुश्किल होगा और वो आगे प्रोपागेट नहीं कर पाएगा दूर तक। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर अभी आपने देखा कि बेसिकली क्या है कि ये पार्टिकल्स जब नीचे उतर रहे होंगे तो इस पे डिपेंड करेगा कि जो नेबरहुड पार्टिकल है वो कितनी जल्दी इस डिस्टरबेंस को रिसीव करते हैं। ये जो पार्टिकल हैं, ये जब ये नीचे उतर रहे होंगे तो ये पार्टिकल्स कितनी जल्दी गेट डिस्टर्ब होते हैं, कितनी जल्दी डिस्टर्ब होते हैं, मतलब कितनी जल्दी अपनी प्रेजेंट स्टेट को वो चेंज कर पाएंगे, दैट इज म्यू, मतलब मास पर यूनिट लेंथ। मोटी रस्सी होगी तो नेबरहुड पार्टिकल इस डिस्टरबेंस को बहुत लेट से रिस्पॉन्ड करेंगे, मतलब उनका इनर्शिया बहुत ज्यादा होगा, वो उसको बोलेगा कि भाई अब तेरी बारी है, उठ उठ, वो उठने में टाइम लगाएगा, वो नहीं उठेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि अपनी जो म्यू है वो इनर्शिया प्रॉपर्टी को बताता है, मतलब जिसमें इनर्शिया ज्यादा होगा, जिस रोप में इनर्शिया ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, लीनियर मास डेंसिटी, तो वो रस्सी जो है उसमें अपना वेव पल्स बनाना मुश्किल होगा। जबकि टेंशन आपको इलास्टिक प्रॉपर्टी को बताता है। क्यों? अभी आपने देखा कि टेंशन ही रिस्पॉन्सिबल है, टेंशन का एक कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है इस पार्टिकल को रिस्टोर करने के लिए मीन पोजीशन पे। तो जितना ज्यादा इलास्टिक होगा उतना ज्यादा वो ऊपर उठेगा, उसमें टेंशन रिस्टोरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो जब रिस्टोरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी तो लोग रट लेते हैं, लेकिन ये छोटी सी दो बात क्या रिप्रेजेंट करती है फिजिकली, ये भी जानना जरूरी है, कभी कभी पूछ सकता है। तो यहां पर ये जो टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है बच्चों, दैट विल बेसिकली रिप्रेजेंट द रिस्टोरिंग फोर्स। तो जितना ज्यादा इलास्टिक होगा उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा, उतना जल्दी वेव प्रोपागेशन होगा। तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ टी एंड म्यू। फिजिकल इंटरप्रिटेशन बताया मैंने कि टी और म्यू का फिजिकली क्या मीनिंग है। ठीक है, चलिए, तो जैसे देखा जाए कि मान लीजिए एक हमारे पास लाइट स्ट्रिंग है। देखिए, लाइट का मतलब क्वेश्चन में लाइट लिखा होगा और म्यू दिया होगा, उससे आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि सर जब ये लाइट है तो इसका मास तो 0 है, तो म्यू क्यों दिया है।
इसका ये मतलब है बच्चों की मास पर यूनिट लेंथ तो हमेशा होता है, कभी भी किसी धागे की कोई भी मतलब एक बारीक धागा है उसका भी कुछ ना कुछ तो मास होगा। तो मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ जो होगा वो हमेशा दिया होगा, चाहे वो लाइट हो, चाहे थिन हो, चाहे थिक हो। लेकिन उसका ये मतलब है कि अगर थिन होगा बच्चों तो उसमें टेंशन सेम लोगे, ठीक है। टीएक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? अरे टेंशन का एक कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई, टेंशन का एक कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है और क्या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, टेंशन का एक कंपोनेंट, टेंशन हमेशा टेंजेंशियल होगा तो एक्स डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है, टीएक्स आपने उसका कंपोनेंट लिया है और टीवाई जो है वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट है। अब आप बोलो से टीएक्स को कौन बैलेंस करेगा? अरे भाई जो आप रस्सी जहां बंधी होगी वहां से भी कुछ लग रहा होगा एक्स डायरेक्शन में, वो बैलेंस होगा। तो यहां से मान लीजिए बच्चों आपने क्या किया, एक वेव पल्स जनरेट किया प्लकिंग करके, आपने प्लकिंग कर दिया और एक वेव पल्स जनरेट कर दिया, और ये थिन रोप है, थिन है ना, थिन का मतलब सेल्फ वेट नहीं है, नो टेंशन यूनिफॉर्म होगा, नो टेंशन ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, है ना। इसका ये मतलब होता है कि नो टेंशन, म्यू होगा, नो म्यू क्वेश्चन में दिया जाएगा, नो टेंशन ड्यू टू सेल्फ वेट, ठीक है। सेल्फ वेट से बच्चों कोई भी टेंशन इसमें नहीं होगा, तो आप इसमें बता सकते हो कि ये प्रोपागेशन जो हो रहा है ये v से होगा। एक बार ये v होगा तो v यहां कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि टेंशन हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा, टेंशन हमेशा क्या रहेगा इसमें, यूनिफॉर्म। आप बोलो सर टेंशन क्या लोगे, चलो एक ब्लॉक लटका देते हैं, चलो एक ब्लॉक लटका दे रहे हैं आपकी सुविधा के लिए। तो ये टेंशन इसमें आपने इसको प्लग कर दिया, ये जा रहा है तो यहां पे पहुंचेगा, लेंथ इसका L है, ठीक है। तो लेंथ इसका L है, तो बहुत आसानी से बता सकते हो कि इसका टाइम क्या होगा। ये t इक्वल टू 0 पे प्लकिंग हुई है तो ये डिस्टरबेंस जो होगा कभी ना कभी यहां पे पहुंचेगा, कभी ना कभी यहां पे ये डिस्टरबेंस पहुंचेगा। तो t इक्वल टू टी पे मान लो ये डिस्टरबेंस पहुंच गया, तो ये डिस्टरबेंस जब t इक्वल टू टी पे पहुंचेगा मतलब पार्टिकल ऑसिलेट होंगे, नेबरहुड पार्टिकल को डिस्टर्ब करेंगे, तो ये t इक्वल टू टी पे पहुंच गया। तो ये आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ये लेंथ L है तो v कांस्टेंट रहेगा, L इक्वल टू वी टी, यहां कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, ठीक है। तो t हो जाएगा L बाई वी, t हो जाएगा अपना L बाई वी, और v क्या लिखोगे, अंडर रूट टी बाई म्यू, है ना, और इसको आप लिख सकते हो mg अपॉन में म्यू। तो यहां से t L अंडर रूट म्यू अपॉन mg, म्यू अपॉन में mg। तो इस तरीके से आप t बता सकते हो कि यहां पर होगा, टेंशन इसमें यूनिफॉर्म होगा। लेकिन अगर यही सेल्फ वेट हो जाए तो थोड़ा क्वेश्चन अच्छा होता है, ये आया भी हुआ है ना, थिक रोप हो, थिक रोप है और यूनिफॉर्म है, थिक रोप लिया है, केस 2 है ये, है ना, और ये केस 1 था मान लो। तो ये थिक रोप अगर हो जाए और यूनिफॉर्म हो जाए तो अब देखो क्या है, तो यहां पर थोड़ा सा चेंज होगा, सभी बच्चे समझते हैं कि क्या होने जा रहा है, कि ड्यू टू सेल्फ वेट इसमें टेंशन चेंज होगा, तो हर समय वेव पल्स की जो वेलोसिटी होगी वो बदलती जाएगी, मानते हो कि नहीं, वेव पल्स